हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के बहुत ही अच्छे प्रश्न देखेंगे जो वन लाइनर फॉर्मेट में होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम और वातावरण। अगला प्रश्न है, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। तो विकास को एक सतत प्रक्रिया किसने माना है? तो इसका राइट आंसर होगा बंडूरा एवं स्किनर ने। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? तो इसका राइट आंसर होगा वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन कहाँ है? यह किसका कथन है? तो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टेनले हॉल का। तो हमारा राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल। अगला प्रश्न है, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? तो मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार लगभग 100 शब्द के आसपास हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा 100 शब्द। अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था में। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा विकास से। परिपक्वता का संबंध विकास से है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। यानी प्रत्येक बच्चे के अंदर एक विशिष्ट क्षमता होती है और वो जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है सामाजिक अंतर क्रियाओं के कारण। दोस्तों, ये जल्दी जल्दी हम इसलिए करा रहे हैं ताकि कम समय में हम ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सकें। तो इसीलिए बस ये रिवीजन के तौर पे है। इसके बाद हम अगला पार्ट, इसे ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एक वीडियो लाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। इससे पहले मनोविज्ञान सबसे पहले मन का विज्ञान था, फिर आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान, और इस समय मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है या व्यवहार का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन किसका है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता जाता है। यह कथन है जेम्स ड्रेवर का। तो हमारा राइट आंसर होगा जेम्स ड्रेवर। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुकरण व सहयोग। शैशवावस्था में बालक में अनुकरण और सहयोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया पर। अगला प्रश्न है, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यह किसका कथन है? तो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह कथन है क्लीनबर्ग का। तो हमारा राइट आंसर होगा क्लीनबर्ग।
अगला प्रश्न है वुडवर्थ चिंतन के कितने तत्व बताएं। तो वुडवर्थ के अनुसार चिंतन के 5 तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, पहला है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। अगला प्रश्न है अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है। तो यह विचार है टीपी मैनन का। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार है टीपी मैनन का। अगला प्रश्न है शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है, तो इसका अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यानी खेल खेल में शिक्षा देना। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव किस कौशल के अंतर्गत आता है। तो कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। तो हमारा राइट आंसर होगा उद्दीपन परिवर्तन। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा कोहलर ने। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है। तो पहले उदाहरण और फिर सिद्धांत बताते हैं, तो यह पद्धति होती है आगमन विधि। और अगर इसके विपरीत रहे कि पहले सिद्धांत और फिर उदाहरण, तो वो कौन सी विधि होगी, तो वो निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम उदाहरण देते हैं फिर सिद्धांत को बताते हैं, और निगमन विधि में क्या होता है कि पहले सिद्धांत बताते हैं और फिर उदाहरण देते हैं। तो यदि पहले उदाहरण फिर सिद्धांत बताते हैं, यह किस शिक्षण पद्धति की ओर इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है आगमन विधि की ओर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है। तो मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। तो हमारा राइट आंसर है प्रश्न पत्र निर्माण। अगला प्रश्न है अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं, अधिगम या सीखना। अगला प्रश्न है खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है। तो खेल से किस प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आत्म अनुशासन का। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो किस शब्द से हुई है या किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान की अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइको प्लस लोगस। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक थे सिगमंड फ्रायड। तो हमारा राइट आंसर है सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, या समूह खंड बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा थर्स्टन ने। अगला प्रश्न है स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो स्याही धब्बा शिक्षण विधि के प्रतिपादक है हरमन रोडसा। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा स्किनर ने। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर होगा चूहे पे। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूर्व माध्यमिक कक्षा को माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा पूर्व माध्यमिक कक्षा। किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो किस स्तर के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन क्या है। तो एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगला प्रश्न है शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रावेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन प्रणाली या किंडरगार्टन का विकास। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और उसमें 4 ऑप्शन होते कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, पहला होता कि
धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, वैभव कमाने के लिए, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए। तो इसका सबसे सटीक और राइट आंसर होता है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। और अगर ऑप्शन में पांचवा ऑप्शन ये होता कि जीविकोपार्जन के लिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जीविकोपार्जन के लिए, तो भी हमारा राइट आंसर होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा लेट से आ रहा है और आप अपनी क्लास शुरू कर दिए हैं, तो उसके साथ किस तरह का बिहेव करेंगे, क्या करेंगे उसके साथ? और मान लीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और इसमें ऑप्शन रहते हैं कि उसे डांटेंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, उसे दंड देंगे, या चौथा होता है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो हमारा सबसे सटीक और राइट आंसर होता है कि न हम प्रिंसिपल को शिकायत करते, ना ही हम दंड देते और ना ही उसे कक्षा से बाहर करते, बल्कि वो किस कारण से, किस रीजन से लेट आया है, या मतलब वो क्या रीजन था जिसकी वजह से वो समय से नहीं पहुंच सका। तो इसका सबसे यही सटीक आंसर होगा कि कारण जानने की चेष्टा करेंगे, न कि उसे दंड देंगे, न मारेंगे, और ना ही प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, और ना ही उसे वापस भेजेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में कैसे होते हैं? तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा समझकर सीखना या करके सीखना। करके सीखना या समझ के सीखना अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर होगा नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ईदम। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था को। और किशोरावस्था की सबसे एक अच्छी डिफिनीशन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। और यह डिफिनीशन किसकी है? हम ऊपर देख भी चुके हैं। तो यह डिफिनीशन है स्टैनले हॉल की। अगला प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु क्या है? तो बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ करने की आदर्श आयु है 6 वर्ष। अगला प्रश्न, 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, 85 IQ बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि या IQ 85 है उसे किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है मंद बुद्धि श्रेणी में। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एवं उभयमुखी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा युंग के द्वारा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी का वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। तो इसका राइट आंसर है डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है या बुद्धि है? तो बुद्धि क्या है? तो सामर्थ्य का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 180। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है।
तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा शाब्दिक अधिगम से। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन थे, या बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं? तो इसका राइट आंसर है टर्मन। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टर्मन। अगला प्रश्न है, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है और आपसे फिर एक बार निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।